हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट हमारे 6 चैप्टर यानी 6 चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है और आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा आज का चैप्टर नंबर 7 है वो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम कहता है कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज के इस क्लास में हम लोग हमारे कंपनी वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले चैप्टर को। मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे अपने 5वें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 5वां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कहता है कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। दोनों का मतलब एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, इसी कारण से हम दोनों ही नामों को ले रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में या समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अगर आपने अभी तक बाकी के पहले वाले यानी कि जो हमने ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा है, तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं उन सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वे सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और इस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को कर सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है सोल ट्रेड को, उसके बाद हमने पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप को और उसके बाद हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और आज के इस क्लास में हम लोग हमारे सबसे बड़े वाले भाई को यानी सबसे बड़ा वाला भाई जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कहलाता है हम उसको पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा वाला भाई जिसका नाम कहता क्या है कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हिंदी में हम लोग कंपनी या फिर संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार कंपनी है क्या, कंपनी कहते किसको हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पढ़ा है, जैसे सोल ट्रेड हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, तो ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप अपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर कर चैप्टर नंबर 6 के बीच के हर एक पॉइंट्स, हर एक टॉपिक्स को इजीली और आसानी से कवर अप कर सकते हो। तब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कंपनी कहता क्या है, कंपनी का डेफिनेशन क्या है। लेकिन जो डेफिनेशन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है ये डेफिनेशन आपके किताब में भी होगा। तो हमको रटी रटाई और लिखी लिखाई बातों पर नहीं जाना है, हमको समझना है कि आखिरकार कंपनी है क्या। तो इस वाले डेफिनेशन को हम थोड़े देर के लिए साइड रखते हैं और अपने तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार कंपनी है क्या। तो आइए समझते हैं है क्या कंपनी। देखिए, जो भी हम अभी आपको बातें बताएंगे वो बातें कुछ कुछ पॉइंट्स में हम बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और ये सारे के सारे पॉइंट्स कंपनी के बारे में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है क्या, कंपनी है क्या। तो सबसे पहले कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है यानी एक आर्टिफिशियल इंसान है। अब आर्टिफिशियल इंसान का मतलब क्या कि वैसा इंसान जो खा नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व होगा हमारे सोसाइटी में। उसके बाद वो अपने लिए सामान खरीद सकता है, उसके बाद वो साइन भी कर सकता है। अब आप कहोगे वो सिग्नेचर कैसे करेगा, हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो सिग्नेचर कैसे करेगा। अभी आप इतना याद रखिएगा कि कंपनी जो है वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन है जो खा नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, कहीं आ जा नहीं सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस हमारी सोसाइटी में होगी एक पर्टिकुलर नेम से, एक पर्टिकुलर नाम से। ठीक, उसके बाद कहता क्या है कि आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, फिर कहता है कि उसका एक अपना सिग्नेचर भी होगा, मैंने अभी आपको बता दिया,
और वो सिग्नेचर जो होता है वो एक कॉमन सील होता है जिसको हम लोग मोहर और स्टैंप के नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे स्कूल्स, ऑफिसेज या कंपनी होती है तो उसका एक अपना मोहर होता है, एक अपना स्टैंप होता है। तो वही हो गया एक कंपनी का सिग्नेचर। जैसे हम लोग अपने हाथों से करते हैं तो कंपनी क्या करती है कि उसका एक अपना मोहर लगता है, और जब मोहर लग गया तो वो उसका सिग्नेचर हो गया उस कंपनी का। ठीक, अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, 2 बात बताया कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा, दूसरा उसका एक खुद का अपना कॉमन सील होगा, तीसरा वो एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, यानी कंपनी जो है वो एक परपेचुअल सक्सेशन होती है। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उनकी मौत हो जाए या वो किसी को लेकर कर भाग जाए या वो किसी से शादी कर ले या वो पागल हो जाए या कुछ हो जाए, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही कहता है कि जब कंपनी आज है तो कंपनी कल भी रहेगी और कंपनी परसों भी रहेगी और कंपनी कंटिन्यू रहेगी। उसके अंदर चाहे कोई लोग आए चाहे कोई लोग जाए, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने सोल ट्रेड में पढ़ा था कि अगर बिजनेस का मालिक मर गया तो सोल ट्रेड बंद हो गया। वही अगर हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी पढ़ा था, जैसे जैसे फैमिली स्प्रेड हो रही है, बट रही है, उनमें विभाजन हो रहा है, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखना बंद हो जाता है या देखना बंद होता नजर आ रहा है हम लोगों को। वही पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जो आज है तो कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा, यानी कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि कंपनी का एक ही सिद्धांत है, हम एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मेरे अंदर काम करने वाले लोग चाहे कोई भी हो, अगर आज काम कर रहे हैं तो वो छोड़ कर चले जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो छोड़ के गए उसकी जगह पर नया पर्सन आएगा, वो काम करेगा। वो पागल हो गया, वो मर गया, वो छोड़कर भाग गया तो उसकी जगह पे दूसरा कोई आएगा, फिर वो काम करेगा। तो कंपनी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए और ना रुकती है, कंपनी मस्ट गो ऑन। इसी कारण से इसको परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है। तो 3 मोटा मोटी मैंने अभी आपको पॉइंट बता दिया। पहला क्या कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दूसरा ये एक परपेचुअल सक्सेशन है, और तीसरा इसका एक कॉमन सील होता है जिसको हम लोग सिग्नेचर कहते हैं। और ये 3 बात आप एकदम गांठ बांध कर अपने दिमाग में डाल लो। ये 3 बातों को, इन 3 पॉइंटों को आपको आपके डेफिनेशन में 110% लिखना ही लिखना है। अब आइए समझते हैं आपका किताब और हमारा बोर्ड जो है वो डेफिनेशन क्या कहता है और इसका मतलब क्या है। देखिए कहता है क्या, A joint stock company is an artificial person। मैंने आपको बता दिया कि कंपनी जो है वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, और इसको चलाया जाता है, रन किया जाता है कानून के अंदर और कानून के दायरे में। इसको चलाने के लिए बहुत सारी नियम है, बहुत सारी कानून है। जब तक हम उन सारे के सारे कानून को, उन सारे के सारे नियम को पालन नहीं करेंगे या फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम एक कंपनी को स्टार्ट और रन नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पर लिखता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको चलाया जाता है, रन किया जाता है लॉ के दायरे में रह कर विथ अ फिक्स्ड कैपिटल, और इसको चलाने के लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होता है। आपको पता होगा, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि कैपिटल 2 प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वेट कीजिएगा, अकाउंट्स की क्लासेस आएंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसको कहते हैं। लेकिन अभी के लिए बस हम लोग इतना याद रखते हैं कि इसको, यानी कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल का होना जरूरी है, उसके बाद डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, और ये फिक्स्ड कैपिटल्स जो है वो डिविजिबल होंगे, यानी इनको हम बांट सकते हैं। और कैसे बांटेंगे? ट्रांसफरेबल शेयर्स में बांटेंगे। अब आप कहोगे ये शेयर कहां से आ गया, तो थोड़ा देर वेट कीजिए, शेयर्स पे भी हम पढ़ेंगे, शेयर को भी समझेंगे, लेकिन अभी हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, आगे कहता है विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो परपेचुअल सक्सेशन का ही मतलब मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा, और कॉमन सील का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है डेफिनेशन हमारे पास एक कंपनी की।
अब आइए हम लोग एकदम सरल से साधारण से शब्दों में समझते हैं कंपनी है क्या। तो कंपनी एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया जाता है लॉ के दायरे में रह कर और इसको चलाने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए एक फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होती है, और वैसी फिक्स्ड कैपिटल जिसको हम लोग ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिविजिबल कर सकते हैं विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी में कोई इंसान आए, कोई इंसान जाए, कोई पागल हो गया, कोई मर गया, कोई किसी को लेकर कर भाग गया, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी रहेगी विद अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब फिर वही हो गया, इसका एक खुद का सिग्नेचर भी होगा जिसको हम लोग कॉमन सील के नाम से जानेंगे और कहेंगे। और सिग्नेचर का कहने का मतलब क्या है, वही मोहर और स्टैंप जो कि आपको आपके रिपोर्ट कार्ड्स में भी देखने को मिलता होगा, या बहुत सारी चीजें जब आप दुकान से खरीदने जाते होंगे तो दुकानदार भी अपने दुकान का स्टैंप लगा कर देता है, तो वही हो गया उस कंपनी का सिग्नेचर जिसको हम लोग कॉमन सील के नाम से जानते हैं। और यही है डेफिनेशन हमारे पास कंपनी का। अब देखिए आगे क्या कहता है, कंपनीज एक्ट 1956, जो जैसे आपने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद आपने पढ़ा था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वाला एक्ट, उसके बाद आपने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एक्ट, तो उसी तरीके से हमारे पास आता है कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज एक्ट हमारे पास कहता है 1956, लेकिन उसके बाद इस कंपनी एक्ट को अपग्रेड किया गया और उसमें थोड़ी बहुत बदलाव लाई गई। जो कि बदलाव क्या लाई गई, और बदलाव लाने के बाद ये बदल गया अब किसमें, कंपनीज एक्ट 2013। 2013 से पहले जितनी भी कंपनियां चलती थी वो 1956 के अंडर आने वाले लॉज के रूल्स के हिसाब से उन कंपनीज को चलाई जाती थी। लेकिन 2013 यानी 2013 के बाद से जितनी कंपनियां चल रही हैं उन सारी की सारी कंपनियों को चलाया जा रहा है इस लॉ के और इस एक्ट के अंदर में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट कि आखिरकार मैंने आपको बताया कि शेयर कहते किसको हैं, शेयर होता क्या है, तो समझते हैं शेयर्स है क्या। देखिए मैंने यहाँ पर शेयर बनाया है। अब देखिए आपने चारों के चारों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, जैसे सोल ट्रेड, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप। अगर चारों के चारों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आपने पढ़ा होगा तो आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि चाहे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चाहिए होता है कैपिटल यानी पूंजी। अगर पूंजी होगा तभी वो बिजनेस आगे बढ़ेगा, अगर पूंजी नहीं होगा तो वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी तरीके से कंपनी को भी चलाने के लिए चाहिए होता है कैपिटल, लेकिन कंपनी कोई छोटी मोटी रकम में स्टार्ट और चालू नहीं हो जाती है, कंपनी को बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है। जैसे सोल ट्रेड को बहुत कम अमाउंट में भी हम खोल सकते हैं, सोल ट्रेड बिजनेस को, पार्टनरशिप को भी हम कम अमाउंट में खोल सकते हैं, लेकिन कंपनी को कम अमाउंट में नहीं खोल सकते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि कंपनीज करोड़ों की होती है, करोड़ों में बनती है। तो जब करोड़ों में बनती है तो इस कंपनी के मालिक या फिर कंपनी के अंदर आने वाले लोग ये करोड़ों रुपए लाएंगे कहां से। अब आप कहोगे बैंक से लोन लेंगे, चलिए ठीक है बैंक से लोन भी ले लिए, अगर कंपनी बंद हो गया तो क्या करेंगे, करोड़ रुपया कहां से देंगे, उसकी पुश्ते बिक जाएंगे लेकिन फिर भी वो करोड़ रुपया नहीं चुका पाएगा। तब आप कहोगे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा तब वो देगा, अगर जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो वो क्या कंपनी नहीं खोल सकता है, वो भी कंपनी खोल सकता है। लेकिन आखिरकार वो कंपनी में पैसा लाएगा कहां से, तो वो कंपनी में पैसा कैपिटल जो लाता है वो इन शेयर्स से लाता है, जो कि आप सुने भी होंगे और देखे भी होंगे म्यूचुअल फंड्स, या फिर सुने भी होंगे आप लोगों से कि लोग जो होते हैं वो किसी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो यही यहाँ पर होता है कि कंपनीज जो होती है वो अपने कंपनी को चलाने के लिए या फिर कंपनी के अंदर आने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक शेयर्स को यानी शेयर्स को रेज करते हैं, और फंड रेज करने के लिए, फंड मतलब कि इकट्ठा करने के लिए इन्हीं शेयर्स को निकालते हैं, और यही फिर जो है वो आम लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करते तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, सभी लोगों से पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के बाद इनको अपनी कंपनी का हिस्सा यानी शेयर दिया जाता है, जिसको हम लोग शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक, याद रखिएगा शेयर्स कहते किसको है। तो जब कभी भी कंपनी को
फंड की या फिर कैपिटल की जरूरत होती है तो कैपिटल फंड रेज करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के शेयर्स को निकालती है और बेचना शुरू कर देती है, और वही बेचे गए शेयर्स में से जो पैसा आता है वही कंपनी एज अ कैपिटल के तौर पर यूज करती है। और ये शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। ट्रांसफरेबल शेयर्स का मतलब आज मेरे पास तो कल किसी और के पास तो परसों किसी और के पास। एग्जाम्पल, एक राम नाम का लड़का है। अब राम लड़का जो है वो किसी एक कंपनी का शेयर खरीद लेता है 500 रुपए में। उसको 2-4-5 दिन के बाद प्रॉफिट हो गया 700, यानी जो 500 उसको मिला वो हो गया 700। या फिर चलिए उसको 5 दिन के बाद पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो 500 का 500 ही उसके पास, यानी कि उसका जो भी पैसा वो लगाया वो पैसा उसका बढ़ा नहीं, 500 का 500 ही रह गया। अब उसको 5 दिन के बाद पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो वो लड़का क्या करेगा, राम जो है वो उस कंपनी के शेयर को बेच देगा। जैसे ही वो अपने यानी उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बेचेगा, वैसे ही कोई थर्ड पर्सन या कोई और इंसान उस कंपनी के शेयर को खरीद लेगा। तो जो हकदार पहले राम था वही हकदार कोई और लड़का बन जाएगा या कोई और इंसान बन जाएगा। तो इसी तरीके के शेयर्स को हम लोग ट्रांसफरेबल शेयर्स कहते हैं, जिनको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी किसी के पास तो फिर कभी किसी के पास तो फिर कभी किसी और के पास। और मैंने अभी आपको बता दिया कि कंपनी जो है आखिरकार शेयर्स कैसे कहती है और शेयर्स किसको कहती है और शेयर्स क्यों निकालती है। क्योंकि जब कभी भी कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है तो कंपनी जो होती है फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए अपने कंपनी के शेयर्स को निकालती है, और वही शेयर्स जो होते हैं वो अलग अलग लोगों में बेचे जाते हैं, बांटे जाते हैं कुछ कुछ अमाउंट लेकर कर। कोई 500 का खरीदा, कोई 1 लाख का खरीदा, कोई 5 लाख का खरीदा, कोई 1 करोड़ का खरीद लिया। तो इस तरीके से लोग जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं, और उसके बाद ये जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। इसको आप याद रखिएगा। ये ट्रांसफरेबल शेयर्स हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये एक प्रकार के वैसे शेयर्स होते हैं जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक, अब जिस किसी भी इंसान ने इस पर्टिकुलर शेयर को खरीदा होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो जिस किसी भी इंसान ने एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदा होगा तो वैसे इंसान को हम लोग शेयर होल्डर्स कहते हैं। देखिए लिखता है, अ पर्सन हु होल्ड्स द शेयर ऑफ अ कंपनी दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स। यानी वैसे इंसान, वैसे लोग जब एक कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो वो इंसान को हम लोग या फिर उस इंसान को हम लोग शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं या कहते हैं, और उन शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर भी कहा जाता है। ठीक, अब आप इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद एक और पर्सन हमारे पास कंपनी में होता है जिसको हम लोग BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन हो गए? तो वैसे इंसान जो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन इंसानों को या फिर उस पर्सन को हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, जो कि एक कंपनी का मैनेजर या तो डायरेक्टर दोनों हो सकता है। ठीक, देखिए लिखते हैं, persons who take participate in the management of company who is called board of directors। और उसके बाद they are also called managers और directors। इन्हीं को हम लोग मैनेजर्स और डायरेक्टर भी कहते हैं। ठीक, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी अभी हम लोगों ने कंपनी के डेफिनेशन को पढ़ा, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने पढ़ा, और आई होप कि आपको ये सारी की सारी पॉइंट्स समझ में आ गई होंगी। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि जैसे आपने 1 to 6 के नोट्स को प्रिपेयर किया वैसे ही चैप्टर नंबर 7 के भी नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करते चलिएगा। तो आज के इस क्लास के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के यानी कंपनी वाले चैप्टर के नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स, मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे कंपनी के पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।